नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स। इस चैनल पर हम किताबों की दुनिया से जुड़ी बेहतरीन कहानियां, ज्ञान और मोटिवेशनल बातें आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पॉकेट गाइड टू क्रिटिकल थिंकिंग बाय रिचर्ड एल एप्स्टीन के बारे में। इस किताब से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, हम उन सब पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग यानी ऐसा सोचने का तरीका जो सिर्फ रिएक्शंस पर नहीं बल्कि समझ और तर्क पर आधारित होता है। रिचर्ड एल एप्स्टीन इस चैप्टर में बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं लेकिन क्रिटिकल तरीके से नहीं सोचते। हम अक्सर किसी बात को फेस वैल्यू पर ले लेते हैं बिना सवाल किए। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सोचते वक्त लॉजिक का इस्तेमाल करना, चीजों को क्लैरिफाई करना और अजम्पशंस को पहचानना। लेखक कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, किसी जॉब में हो या किसी भी रोल में। यह स्किल आपको हर सिचुएशन में बेटर डिसीजन लेने में मदद करती है। जब आप क्रिटिकल थिंकर बनते हैं तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेते बल्कि उसे प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम when we think we are really just reacting. That's not critical thinking. इस एक लाइन में ऑथर ने हमारी डेली थिंकिंग की सबसे बड़ी वीकनेस को पॉइंट आउट किया है। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम बस रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, इमोशंस के साथ, बायस के साथ, बिना प्रॉपर रीजनिंग के। क्रिटिकल थिंकिंग का एक बड़ा हिस्सा है पूछना, जैसे कि हाउ डू यू नो, व्हाट्स द एविडेंस, इज दिस कंक्लूजन इवन लॉजिकल? ये सिंपल से सवाल ही आपकी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और यही सवाल हर उस चीज पर अप्लाई होते हैं जो आप रोज एनकाउंटर करते हो, चाहे वो न्यूज हो, किसी दोस्त की ओपिनियन हो या कोई प्रोडक्ट जो ऑनलाइन आपको सेल किया जा रहा है। टू थिंक क्रिटिकली यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस, यू जस्ट हैव टू केयर वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। ये बात इस स्किल को और अप्रोचेबल बनाती है। क्रिटिकल थिंकिंग कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, ये आपकी सोचने की हैबिट को अपग्रेड करना है। ऑथर बार बार ये बात दोहराते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को क्रिटिसाइज करें, बल्कि इसका मतलब है लॉजिकली, रिस्पॉन्सिबली और इंडिपेंडेंटली सोचना। इस चैप्टर के अंत तक रीडर ये समझ जाता है कि क्रिटिकल थिंकर बनने का पहला स्टेप है अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना। जब तक आप अपनी ही थिंकिंग को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखोगे, तब तक आप दूसरों की बातों को कैसे समझोगे? क्रिटिकल थिंकिंग न सिर्फ आपको बेटर थिंकर बनाता है बल्कि आपको जिंदगी में ज्यादा क्लियर, कॉन्फिडेंट और काम भी बनाता है। चैप्टर 2, रिकॉग्नाइजिंग आर्ग्यूमेंट्स। इस अध्याय में रिचर्ड एल एप्स्टीन ये समझाते हैं कि आर्ग्यूमेंट का मतलब डिबेट या लड़ाई नहीं होता, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर तरीका होता है किसी कंक्लूजन तक पहुंचने का, जिसमें कुछ रीजंस या प्रेमिसेस दिए जाते हैं और उन पर बेस्ड कोई कंक्लूजन निकाला जाता है। हम रोज लाइफ में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देखते और सुनते हैं, एड्स में, न्यूज में, फ्रेंड्स की बातचीत में। लेकिन हमें अक्सर यह पता ही नहीं होता कि कोई बात सच में लॉजिकली वैलिड है या बस इमोशनली इंप्रेसिव लग रही है। यही वजह है कि आर्ग्यूमेंट्स को पहचानना क्रिटिकल थिंकिंग की एक कोर स्किल है। अ क्रिटिकल थिंकर लर्न्स टू सी व्हेन समवन इज ट्राइंग टू प्रूव समथिंग एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू डू इट। आर्ग्यूमेंट को पहचानने का मतलब है यह समझना कि कोई स्पीकर या राइटर हमें किसी बात पर कैसे बिलीव कराना चाहता है और इसके लिए वो कौन कौन से स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स यूज कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर बिकॉज इट सेव्स टाइम एंड मनी, तो यहां 2 रीजंस दिए गए। 1, इट सेव्स टाइम और 2, इट सेव्स मनी। और इनसे वो एक कंक्लूजन पर पहुंच रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग बेटर है। लेकिन क्रिटिकल थिंकर यहां रुककर सोचता है, क्या ये रीजंस लॉजिकली स्ट्रांग है? क्या कोई और एंगल मिसिंग है? क्या हर सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन लर्निंग उतनी इफेक्टिव है?
एप्स्टीन बताते हैं कि हर आर्ग्यूमेंट में 3 चीजें होती हैं। 1, प्रेमिसेस यानी रीजंस जो दिए जा रहे हैं। 2, कंक्लूजन यानी उस रीजनिंग का एंड पॉइंट। और 3, द स्ट्रक्चर यानी किस तरह वो दोनों जुड़े हुए हैं। ये स्किल इतना प्रैक्टिकल है कि आप इसे अपने एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे किसी YouTube वीडियो की बात हो या किसी इन्फ्लुएंसर की बात पर भरोसा करने से पहले, जब आप आर्ग्यूमेंट को पहचान लेते हैं तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, आप सोचते हो। टू रिकॉग्नाइज एन आर्ग्यूमेंट इज टू बिगिन टू थिंक क्लियरली। आर्ग्यूमेंट को रिकॉग्नाइज करना आपको क्लैरिटी देता है और फिर आप किसी भी इशू को सुपरफिशियल लेवल पर नहीं बल्कि लॉजिकली जज कर सकते हो। इस अध्याय का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि हर ओपिनियन आर्ग्यूमेंट नहीं होती। कई बार लोग बस पर्सनल बिलीफ बोलते हैं, उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं होती और हमें यह फर्क पहचानना जरूरी है। क्रिटिकल थिंकर बनने का एक हिस्सा यही है कि आप हर स्टेटमेंट को एक लेंस से देखते हो। इज दिस जस्ट एन ओपिनियन और इज समवन ट्राइंग टू प्रूव समथिंग? एप्स्टीन कहते हैं कि जब हम ये डिफरेंस पकड़ना सीख लेते हैं, तब हम ना सिर्फ दूसरों की बातों को बेटर समझते हैं, बल्कि अपनी बात भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से रख पाते हैं। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। इस चैप्टर में रिचर्ड एल एप्स्टीन हमें यह सिखाते हैं कि सोचने से पहले लैंग्वेज को सही तरीके से समझना कितना जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग का पहला एनिमी अनक्लियर लैंग्वेज है, यानी वो शब्द या बातें जो सुनने में तो ठीक लगती है लेकिन उनका मतलब अनक्लियर या मिसलीडिंग होता है। एप्स्टीन बताते हैं कि हम कई बार किसी चीज को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उसकी लैंग्वेज इंप्रेसिव लगती है, चाहे वो कोई एड हो, पॉलिटिशियन की स्पीच हो या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कोई बात। When language is vague, thinking gets lazy. लैंग्वेज जब वेग होती है, जैसे people say, it's obvious that, तो वो सुनने में कॉन्फिडेंट लगती है लेकिन उसमें कोई रियल मीनिंग या क्लैरिटी नहीं होती। क्रिटिकल थिंकर ऐसे वेग वर्ड्स को पकड़ता है और पूछता है, पीपल कौन है, ऑब्वियस क्यों है, किस कॉन्टेक्स्ट में? इसलिए एप्स्टीन कहते हैं कि हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए और दूसरों की लैंग्वेज को भी एनालाइज करना चाहिए। अनक्लियर या इमोशनली लोडेड लैंग्वेज से हम कंफ्यूज हो सकते हैं और इसी कंफ्यूजन में कई बार गलत डिसीजंस हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है दिस पॉलिसी इज अनपैट्रियोटिक, तो वो एक इमोशनल वर्ड यूज कर रहा है, अनपैट्रियोटिक, जो इंस्टेंटली लोगों की फीलिंग्स ट्रिगर करता है। लेकिन क्रिटिकल थिंकर यहां पूछेगा, व्हाट एग्जैक्टली मेक्स इट अनपैट्रियोटिक? इज देयर एनी फैक्ट बिहाइंड दिस इमोशन? एप्स्टीन इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हमेशा मीनिंग को लैंग्वेज से अलग करना सीखना चाहिए। वर्ड्स को लिटरल नहीं बल्कि लॉजिकली समझना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का यह पार्ट हमें बेटर कम्युनिकेटर भी बनाता है। क्लियर लैंग्वेज इज द फाउंडेशन ऑफ क्लियर थॉट। जब हम अपने वर्ड्स केयरफुली चुनते हैं और दूसरों के वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और डिसीजंस ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, ये थॉट का एक्सप्रेशन है और अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना सीख ले तो हमारी थिंकिंग भी नेचुरली स्ट्रांग हो जाती है। चैप्टर 4, काइंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इस चैप्टर में रिचर्ड एल एप्स्टीन हमें आर्ग्यूमेंट्स के विभिन्न प्रकार समझाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते बल्कि ये अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं और हर प्रकार की आर्ग्यूमेंट का अपना लॉजिक और पर्पस होता है। एप्स्टीन हमें 2 प्रमुख टाइप्स की आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। 1, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। ये वो आर्ग्यूमेंट होते हैं जिनमें कंक्लूजन लॉजिकली और बिल्कुल सही तरीके से प्रेमिसेस से निकलता है। अगर प्रेमिसेस सही है तो कंक्लूजन भी सही होगा। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। प्रेमिस 1, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। प्रेमिस 2, सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन। कंक्लूजन, सोक्रेट्स इज मॉर्टल। यहां प्रेमिसेस से कंक्लूजन तक पहुंचना बहुत क्लियर है और अगर प्रेमिसेस सच हैं तो कंक्लूजन भी जरूर सही होगा। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये रिलायबल होते हैं और एक सॉलिड कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इफ दी प्रेमिसेस आर ट्रू, द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। लेकिन एप्स्टीन ये भी बताते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है जब प्रेमिसेस खुद ही गलत हो। इसलिए हर आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली एग्जामिन करना जरूरी है। 2, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। अब आते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स पर। ये वो आर्ग्यूमेंट होते हैं
जिनमें कंक्लूजन पूरी तरह से प्रेमिसेस पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड से जुड़ा होता है। इंडक्टिव रीजनिंग हमें किसी चीज के होने की संभावना के बारे में बताता है, ना कि इसे एब्सोल्यूट ट्रूथ के रूप में प्रस्तुत करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेमिस 1, एवरी स्वान आई हैव सीन सो फार इज व्हाइट। कंक्लूजन, ऑल स्वैन्स आर व्हाइट। यहां कंक्लूजन सही हो सकता है या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन और प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है और इस वजह से हम इसे एग्जैक्ट ट्रूथ की तरह नहीं ले सकते। एप्स्टीन कहते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि हम एक पैटर्न या ऑब्जर्वेशन से जनरलाइज कर रहे होते हैं जो हमेशा सही नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में कंक्लूजन लाइकली सही हो सकता है, लेकिन मस्ट सही नहीं होता। इंडक्टिव रीजनिंग टेक्स अस फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस टू जनरल कंक्लूजन्स, बट इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। 3, अदर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसके अलावा एप्स्टीन कुछ और टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट्स और एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। एब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, जनरली स्पीकिंग, ये कहते हैं कि जो कंक्लूजन सबसे अच्छा फिट करता है वही सही हो सकता है। एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में हम दो चीजों की सिमिलैरिटी को देखते हुए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। आर्ग्यूमेंट को समझने और इवैल्यूएट करने के लिए यह जरूरी है कि हम उसके टाइप को पहचानें। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हमेशा स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल होते हैं, जबकि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में अनसर्टेनिटी हो सकती है। दोनों को सही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करने से क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी मजबूत होती है। चैप्टर 5, इवैल्यूएटिंग आर्ग्यूमेंट्स। इस चैप्टर में रिचर्ड एल. एप्स्टीन हमें आर्ग्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करने की प्रोसेस समझाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को जस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसे थॉरली एनालाइज करते हैं। एप्स्टीन के अनुसार आर्ग्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए हमें कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझना और चेक करना जरूरी होता है। 1, इज द आर्ग्यूमेंट वैलिड? सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट लॉजिकली वैलिड है या नहीं। वैलिडिटी का मतलब यह नहीं है कि कंक्लूजन सही है, बल्कि इसका मतलब है कि अगर प्रेमिसेस सही है तो कंक्लूजन लॉजिकली सही होगा। एप्स्टीन कहते हैं, अ वैलिड आर्ग्यूमेंट इज वन वेयर द कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द प्रेमिसेस इवन इफ द प्रेमिसेस आर फॉल्स। इसका मतलब यह है कि वैलिडिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रेमिसेस सही हो, बल्कि यह है कि कंक्लूजन और प्रेमिसेस के बीच का लॉजिकल कनेक्शन सही होना चाहिए। एग्जाम्पल, प्रेमिस 1, ऑल फिश कैन स्विम। प्रेमिस 2, गोल्ड फिश इज अ फिश। कंक्लूजन, गोल्ड फिश कैन स्विम। ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है क्योंकि प्रेमिसेस से कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करता है, भले ही प्रेमिसेस सच है या नहीं। इसलिए आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। 2, इज द आर्ग्यूमेंट साउंड? वैलिडिटी के बाद नेक्स्ट स्टेप है साउंडनेस। एप्स्टीन कहते हैं, एन आर्ग्यूमेंट इज साउंड व्हेन इट इज वैलिड एंड द प्रेमिसेस आर एक्चुअली ट्रू। साउंड आर्ग्यूमेंट वो होता है जिसमें प्रेमिसेस भी सही हो और आर्ग्यूमेंट भी वैलिड हो। इस केस में कंक्लूजन सच होगा। एग्जाम्पल, प्रेमिस 1, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। प्रेमिस 2, सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन। कंक्लूजन, सोक्रेट्स इज मॉर्टल। ये आर्ग्यूमेंट साउंड है क्योंकि इसके प्रेमिसेस भी सही है और लॉजिक भी सही है। एक वैलिड आर्ग्यूमेंट हमेशा सही नहीं होता, लेकिन साउंड आर्ग्यूमेंट हमेशा सही होता है। 3, इज द एविडेंस सफिशिएंट? अब नेक्स्ट स्टेप है एविडेंस। एप्स्टीन हमें बताते हैं कि किसी आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट करते वक्त यह जरूरी है कि हम देखें क्या आर्ग्यूमेंट्स के लिए दी गई एविडेंस सफिशिएंट है, क्या एविडेंस रिलायबल है, क्या वह हमें कंक्लूजन तक सही तरीके से पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आर्ग्यूमेंट सिर्फ पर्सनल ओपिनियन या इमोशनल अपील पर बेस्ड हो तो उसे क्रिटिकल थिंकिंग से एनालाइज करना जरूरी है। एविडेंस के बिना कोई आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं होता। 4, आर देयर एनी फैलेसीज? एप्स्टीन ने हमें लॉजिकल फैलेसीज के बारे में भी बताया है। फैलेसीज वो एरर्स होते हैं जो रीजनिंग के दौरान हो सकते हैं और ये आर्ग्यूमेंट को कमजोर बना सकते हैं। कुछ कॉमन फैलेसीज जैसे एड होमिनेम, where you attack the person instead of the argument, या false dichotomy, where only 2 options are presented, even though there are more, बहुत ही misleading होते हैं। An argument without fallacies is like a car without a broken engine. Fallacies से बचने के लिए हमें ध्यान से सोचना पड़ता है और आर्ग्यूमेंट को अच्छे से चेक करना होता है।
ये फैलेसीज हमें सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंचने देती और बिना ध्यान दिए हम गलत डिसीजंस ले सकते हैं। एप्स्टीन कहते हैं कि एक क्रिटिकल थिंकर हमेशा किसी आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करता है, फिर एविडेंस और फैलेसीज को एनालाइज करता है और तब जाकर कंक्लूजन तक पहुंचता है। किसी आर्ग्यूमेंट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, जबकि आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी, साउंडनेस और एविडेंस को चेक करके ही हम सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। चैप्टर 6 अवॉइडिंग बायस। इस चैप्टर में रिचर्ड एल एप्स्टीन हमें बायस से बचने की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा यह है कि हम अपने पर्सनल बियासेस को पहचानें और उन पर कंट्रोल करें, ताकि हम किसी आर्ग्यूमेंट या सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली और लॉजिकली समझ सकें। बियासेस हमारे सोचने की प्रक्रिया को क्लाउड कर सकते हैं और हमें सही फैसले लेने से रोक सकते हैं। 1. व्हाट इज बायस? बायस का मतलब है किसी चीज के प्रति अपनी सब्जेक्टिव पसंद या नापसंद होना जो हमारे जजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। बियासेस हमारे डिसीजंस को इरेशनल बना सकते हैं। एप्स्टीन कहते हैं, biases are hidden influences on our thinking that lead us away from objective conclusions. हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स और इमोशंस ऑफन हमारी थिंकिंग को शेप करते हैं और इसी वजह से हम किसी आर्ग्यूमेंट या इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिव रूप से एनालाइज नहीं कर पाते। बियासेस हमारे माइंड्स को सेलेक्टिवली फोकस करने पर मजबूर करते हैं, जिससे हम केवल वही चीजें देखते हैं जो हमारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड व्यूज को सपोर्ट करती है। 2. टाइप्स ऑफ बियासेस। एप्स्टीन कई टाइप्स ऑफ बियासेस को हाईलाइट करते हैं, जैसे कंफर्मेशन बायस, जब हम सिर्फ उन चीजों को मानते हैं जो हमारी पहले से बनाई गई बिलीफ सिस्टम को कंफर्म करती है। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज इज ओवररेटेड, तो आप ऐसे आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज के नेगेटिव इफेक्ट्स पर फोकस करते हो। एंकरिंग बायस, जब हम किसी इनिशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंकर को अपनी जजमेंट का आधार बना लेते हैं, भले ही वो इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट हो। एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक फोन की कीमत 50,000 रुपए बताई और बाद में वही फोन 40,000 रुपए में मिल रहा हो, तो हमें वो 40,000 रुपए का फोन काफी सस्ता लगेगा, भले ही उसकी एक्चुअल वैल्यू कम हो। हाइंडसाइट बायस, जब हम किसी घटना के बाद उसे इस तरह से देखेंगे जैसे उसे पहले से ही प्रेडिक्ट किया था। एग्जाम्पल, आई न्यू द स्टॉक मार्केट वुड क्रैश, जब आपको पहले से यह आइडिया नहीं था, लेकिन अब आप सिर्फ घटना को हाइंडसाइट में समझते हैं। 3. हाउ बियासेस अफेक्ट थिंकिंग। एप्स्टीन बताते हैं कि बियासेस हमारे डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, खासकर जब हम जल्दी जजमेंट बनाते हैं। बियासेस हमें एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से सोचने पर मजबूर करते हैं और हम बाकी पर्सपेक्टिव्स को इग्नोर कर देते हैं। इससे नुकसान यह होता है कि हम गलत कंक्लूजन्स तक पहुंच सकते हैं जो रियल फैक्ट्स या एविडेंस पर आधारित नहीं होते। एप्स्टीन कहते हैं, रिकॉग्नाइजिंग आवर बियासेस इज द फर्स्ट स्टेप इन ओवरकमिंग देम। 4. हाउ टू अवॉइड बायस। बायस से बचने के लिए एप्स्टीन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले हमें अपनी बियासेस को पहचानना चाहिए। जब हम जानेंगे कि हमारे पास कुछ पर्सनल बियासेस हैं, तो हम उन्हें कॉन्शियसली अवॉइड कर सकते हैं। सीक अल्टरनेटिव व्यूज, किसी भी आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए हम हमेशा अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखना चाहिए। इससे हमारी थिंकिंग ब्रॉडर और ओपन माइंडेड होती है। एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, बियासेस से बचने का एक तरीका यह है कि हम डिसीजंस केवल फैक्ट्स और एविडेंस के आधार पर लें, ना कि अपने इमोशंस या प्री कंसीव्ड नोशंस के आधार पर। क्वेश्चन योर ओन थिंकिंग। एप्स्टीन कहते हैं, क्रिटिकल थिंकर्स डोंट जस्ट क्वेश्चन अदर्स, दे क्वेश्चन देमसेल्व्स टू। बियासेस से बचने के लिए हमें अपनी सोच को ट्रांसपेरेंट और ओपन रखना जरूरी है। जब हम अपने बियासेस को पहचानते हैं और उन पर कंट्रोल करते हैं, तो हम अधिक ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल तरीके से सोच सकते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि केवल दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करना नहीं, बल्कि अपनी ओन थिंकिंग को भी चैलेंज करना चाहिए। चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग फैलेसीज। इस चैप्टर में रिचर्ड एल एप्स्टीन हमें लॉजिकल फैलेसीज के बारे में बताते हैं। लॉजिकल फैलेसीज वो एरर्स होते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स में होते हैं और ये हमारे रीजनिंग को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्सा यह है कि हम फैलेसीज को पहचानें और इनसे बचें, ताकि हम सही कंक्लूजन्स तक पहुंच सकें। एप्स्टीन हमें यह समझाते हैं कि फैलेसीज अक्सर हमें मिसलीडिंग कंक्लूजन्स तक पहुंचा सकती है, इसलिए हमें उन्हें पहचानना बेहद जरूरी है।
एक, व्हाट आर लॉजिकल फैलेसीज? फैलेसीज ऐसे फ्लॉड रीजनिंग होते हैं जो दिखने में सही लगते हैं लेकिन असल में गलत होते हैं। ये अक्सर हमारे सोचने की प्रक्रिया को कंफ्यूज कर सकते हैं और हमें फॉल्स कंक्लूजन्स की ओर ले जा सकते हैं। एप्स्टीन कहते हैं, अ फैलेसी इज एन एरर इन रीजनिंग दैट मेक्स एन आर्ग्यूमेंट इनवैलिड और वीक। 2, कॉमन टाइप्स ऑफ फैलेसीज। एप्स्टीन हमें कुछ कॉमन लॉजिकल फैलेसीज के बारे में बताते हैं जो हम अक्सर डेली लाइफ में देखते हैं। ये फैलेसीज हमें लॉजिकली सोचने से रोक सकती है और आर्ग्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी को वीकन कर सकती है। एड होमिनेम फैलेसी। ये फैलेसी तब होती है जब आप किसी आर्ग्यूमेंट के कंटेंट पर बात करने की बजाय उस आर्ग्यूमेंट के प्रेजेंटर पर पर्सनल अटैक करते हैं। एग्जाम्पल, यू कांट ट्रस्ट हिज ओपिनियन ऑन क्लाइमेट चेंज, ही इज नॉट इवन अ साइंटिस्ट। ये फैलेसी उस व्यक्ति के ओपिनियन को गलत साबित करने के बजाय सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी पर अटैक करती है। बी, स्ट्रॉ मैन फैलेसी। ये फैलेसी तब होती है जब आप सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि उसे आसानी से रिफ्यूट किया जा सके। एग्जाम्पल, पीपल हु वांट टू रिड्यूस पोल्यूशन जस्ट वांट टू शट डाउन ऑल फैक्ट्रीज एंड पुट पीपल आउट ऑफ जॉब्स। ये आर्ग्यूमेंट मूल पॉइंट को डिस्टॉर्ट करता है और फिर उसे इजीली काउंटर कर देता है। सी, फॉल्स डिलेमा, फॉल्स डिकोटमी। ये फैलेसी तब होती है जब किसी कॉम्प्लेक्स इशू को सिर्फ 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस में बांट दिया जाता है जबकि और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये फैलेसी दूसरों के विचारों को सिर्फ 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस में समेट देती है जिससे डिबेट या डिस्कशन लिमिटेड हो जाता है। डी, अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। इस फैलेसी में हम सिर्फ किसी अथॉरिटी फिगर के कहने से एक आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना उसे लॉजिकली एनालाइज किए। एग्जाम्पल, फेमस एक्टर एक्स सेज दिस न्यू डाइट इज द बेस्ट सो इट मस्ट बी ट्रू। ये फैलेसी बताती है कि अथॉरिटी फिगर्स का ओपिनियन हमेशा सही नहीं होता और हमें हर क्लेम को क्रिटिकल थिंकिंग से एनालाइज करना चाहिए। ई, सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी। ये फैलेसी तब होती है जब आप आर्ग्यूमेंट के कंक्लूजन को ही अपना प्रेमिस मान लेते हैं। एग्जाम्पल, द बाइबल इज ट्रू बिकॉज इट सेज इट इज। ये आर्ग्यूमेंट अपने ही कंक्लूजन को जस्टिफाई करने के लिए खुद को यूज करता है जिससे लॉजिक वीक हो जाता है। 3, हाउ टू आइडेंटिफाई फैलेसीज। एप्स्टीन कहते हैं, टू अवॉइड बीइंग मिसलेड बाय फैलेसीज वी मस्ट लर्न टू आइडेंटिफाई देम क्विकली। फैलेसीज को पहचानने के लिए हमें आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना चाहिए। अगर हम सिर्फ इमोशंस या अथॉरिटी फिगर्स को रिलाई करके कंक्लूजन्स तक पहुंच रहे हैं तो हमें शक करना चाहिए। किसी आर्ग्यूमेंट में फैलेसीज से बचने के लिए हमें खुद से सवाल करना चाहिए, जैसे क्या यह आर्ग्यूमेंट लॉजिकली वैलिड है, क्या प्रेमिसेस सही है, क्या कंक्लूजन्स बिल्कुल क्लियर है या किसी फैलेसी से घिरे हुए हैं। 4, व्हाई अवॉइडिंग फैलेसीज इज इंपॉर्टेंट। एप्स्टीन का कहना है कि फैलेसीज से बचने के लिए हमें हमेशा सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। फैलेसीज न सिर्फ हमारी सोच को कंफ्यूज करती है बल्कि ये हमें गलत डिसीजंस लेने पर भी मजबूर कर सकती है। इसलिए हम जितना जल्दी फैलेसीज को पहचान सकते हैं उतना ही बेहतर क्रिटिकल थिंकर्स बन सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्स अस टू रिकॉग्नाइज फैलेसीज एंड अवॉइड देम, फॉर ओनली देन कैन वी अराइव एट वैलिड एंड रिलायबल कंक्लूजन्स। फैलेसीज से बचने के लिए हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की सही प्रैक्टिस से हम फैलेसीज से बच सकते हैं और सही वैलिड कंक्लूजन्स तक पहुंच सकते हैं। एप्स्टीन हमें बताते हैं कि फैलेसीज से बचने के लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। चैप्टर 8, रिफाइनिंग योर थिंकिंग। इस चैप्टर में रिचर्ड एल एप्स्टीन हमें अपने सोचने की प्रक्रिया को रिफाइन करने के तरीकों के बारे में बताते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसे हमें कंटिन्यूअसली इंप्रूव और रिफाइन करते रहना चाहिए। एप्स्टीन का कहना है कि थिंकिंग सिर्फ फैक्ट्स को याद करने का नाम नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रक्चर्ड और थॉटफुल प्रोसेस है जिससे हम किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम को लॉजिकली और इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। 1, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर थिंकिंग। एप्स्टीन कहते हैं, क्लियर थिंकिंग इज द फाउंडेशन ऑफ गुड डिसीजन मेकिंग। अगर हमारी सोच स्पष्ट नहीं है तो हम सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। क्लियर थिंकिंग का मतलब है कि हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें, किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली एनालाइज करें और केवल फैक्ट्स और एविडेंस को ध्यान में रखें। जब हम बिना किसी कंफ्यूजन के सोचते हैं तो
तो हम प्रॉब्लम के कोर को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। 2. ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स। थिंकिंग को रिफाइन करने का पहला तरीका है अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना। एप्स्टीन के अनुसार ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स अलाउज यू टू स्पॉट इनकंसिस्टेंसीज एंड स्पॉट लॉजिकल एरर्स इन योर रीजनिंग। हमेशा अपने आइडियाज को क्लियर स्ट्रक्चर में रखना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि कौन सा पॉइंट सबसे जरूरी है और कहां हम इजिली फैलेसीज या वीक आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करें, फिर उन फैक्ट्स को कैटेगराइज करें। फॉर एग्जाम्पल, प्रोज एंड कॉन्स, एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट। इस तरह से आप लॉजिकली सोचने में ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। 3. द रोल ऑफ डाउट इन थिंकिंग। एप्स्टीन के अनुसार डाउट इज द टूल दैट शार्पन्स आवर थिंकिंग। डाउट या शक हमारे क्रिटिकल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें हमेशा अपने सोचने की प्रोसेस में डाउट रखना चाहिए ताकि हम किसी भी आर्ग्यूमेंट या कंक्लूजन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट न करें। डाउट हमें बेहतर क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर करता है जो हमें डीपर इंसाइट्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी ने कहा दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो हमें इसे क्वेश्चन करना चाहिए। व्हाई इज इट द बेस्ट? व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर्स? आर देयर एनी नेगेटिव रिव्यूज? इस तरह से शक या डाउट हमें डीपर एनालिसिस करने की तरफ प्रेरित करता है और इससे हमारी सोच रिफाइन होती है। 4. कंटिन्यूअस लर्निंग। एप्स्टीन कहते हैं कि हमें अपनी थिंकिंग को रिफाइन करने के लिए लगातार सीखते रहना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वी शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। यह जरूरी नहीं है कि हमें किसी सब्जेक्ट या स्किल में एक्सपर्ट बनना हो, बल्कि हमें यह समझना है कि अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करना और नई जानकारी से खुद को अपडेट रखना जरूरी है। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतनी ही शार्प और क्लियर हमारी थिंकिंग होगी। 5. अवॉइडिंग कॉग्निटिव ट्रैप्स। एप्स्टीन कॉग्निटिव बियासेस और एरर से बचने के बारे में भी बात करते हैं। कॉग्निटिव ट्रैप्स ऐसी मेंटल शॉर्टकट होते हैं जो हमें जल्दी कंक्लूजन्स तक पहुंचाने के लिए काम आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही नहीं होते। एप्स्टीन कहते हैं कॉग्निटिव ट्रैप्स ऑफन मेक अस जंप टू कंक्लूजन्स विदाउट इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। इनसे बचने के लिए हमें अपनी थिंकिंग को स्लो और डेलिबरेट रखना चाहिए। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हमें अपने बियासेस को पहचान कर और इंफॉर्मेशन को केयरफुली एनालाइज करके ही फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। थिंकिंग को रिफाइन करना कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस की बात है। जब हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, डाउट रखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं तो हम अपनी सोच को क्लियर और लॉजिकल बना सकते हैं। एप्स्टीन हमें यह सिखाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें हमेशा रिफाइन करने की जरूरत होती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आज की बातें और द पॉकेट गाइड टू क्रिटिकल थिंकिंग की सीख आपके जीवन में मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को फॉलो करें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।